गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ने से पहले हमने इससे पिछली क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए हमारा बन गया, अब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को, जो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, है ना, वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। आपने देखा सेंट्रल डोग्मा के थ्रू जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए की कॉपी का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे एमिनो एसिड की एक चेन बन जाती है और वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देती है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर देखो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहला तो हमें टीआरएनए चाहिए। ठीक है, टीआरएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिए एंड एमआरएनए चाहिए हमको। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन प्लस आरएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन प्लस आरएनए के बने हुए होते हैं। जबकि जो टीआरएनए होता है ये ट्रांसफर आरएनए होता है। मतलब ये क्या करता है, एमिनो एसिड को लेकर आता है। ठीक है, और एमआरएनए क्या करता है, इसको रीड करने का काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, पॉलीमेराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड और फ्रॉम ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जितने भी एमिनो एसिड है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनी हुई, एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम है टीआरएनए का, टीआरएनए की स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसके अंदर ये इस तरह का डायग्राम बना हुआ है जो कि इजी है अपने को लर्न करने के हिसाब से। तो अगर आप एग्जाम में इसको बना के आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके कोई मार्क्स कट जाएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप टीआरएनए का डायग्राम बनाने को आपको आता है तो आप ये जो ड्राइंग है इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, 4 आर्म्स होती है। टीआरएनए में 4 आर्म्स होती है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 आर्म्स होती है इसके अंदर। ठीक है, ये ऊपर वाली जो आर्म है यहाँ पे एमिनो एसिड, ये कौन सी आर्म है, एमिनो एसिड आर्म। ठीक है, यहाँ पर एमिनो एसिड आते हैं। ये जो सेकंड वाली आर्म है इसको टी लूप बोलते हैं, इसको टी लूप। ठीक है, लूप। यहाँ पे क्या होता है, मतलब टी लूप पे क्या होता है कि यहाँ पर राइबोसोम्स की हेल्प से बाइंडिंग होती है। ठीक है, राइबोसोम्स की हेल्प से बाइंडिंग होती है। जबकि ये वाली जो आर्म है इसको डी लूप बोलते हैं, डी लूप एंड डी लूप। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो छोटी सी आर्म है ना, ये छोटी सी, इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्म। जबकि ये जो नीचे वाली आर्म है, ये जो आर्म है ये इसको मतलब एंटी कोडोन लूप है, ये एंटी कोडोन लूप कहेंगे इसको। ठीक है, एंटी कोडोन लूप जो कि रिकॉग्नाइजेशन लूप भी कहलाता है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये है हमारा एमआरएनए। ठीक है, और ये क्या है, रिप्लेट कोड है, ये कोडोन है ना, ये AUG। ये कोडोन क्या करता है, ये 2 तरीके से फंक्शन करता है। कल मतलब इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, AUG जो है ड्यूल फंक्शन करता है। एक तो ये क्या करेगा, ये कोडोन क्या करेगा, एक तो मैथेनिन को कोड करेगा। ठीक है, मैथेनिन का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा ये मतलब जब भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी उसको स्टार्ट करेगा, उसको इनिशिएशन करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कोडोन, और ये है एंटी कोडोन। ये है कोडोन और ये है एंटी कोडोन। ठीक है, एंटी कोडोन देखो, ए का टी बनना चाहिए ना, लेकिन हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टी नहीं होता। टी की जगह यू पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यू का भी टी बनना चाहिए, तो टी तो होता नहीं आरएनए में, तो क्या बनेगा, ए। जी का सी। ठीक है, तो इस तरीके से एंटी कोडोन होता है। ये जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन होते हैं उनके एंटी कोडोन इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो ये टीआरएनए का डायग्राम है, ये आपको इसी तरीके से एग्जाम में बना के आना है, अगर आपको बनाने के लिए आता है तो। इसके बाद देखो जो कोडोन हमने पढ़े थे, कितने थे टोटल कोडोन, 64 कोडोन थे। ठीक है, उसमें से 61 कोडोन तो क्या थे, मतलब ये क्या करते थे, कोड करने का काम करते थे। जबकि 3 जो कोड हैं वो क्या करते हैं, कोडोन
को स्टार्ट ना तो कोडोन को स्टार्ट करते हैं, ना किसी तरीके से मतलब कोडोन करने में हेल्प करते हैं, है ना, इसीलिए इनको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। ये 3 कोडोन, ठीक है, इसको मतलब इनको क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन। कौन कौन से हैं स्टॉप कोडोन? UAA, UGA, UAG, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन अपने बोर्ड में। ये शायद 17 या 16 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि स्टॉप कोडोन के नाम लिखिए, कौन कौन से स्टॉप कोडोन है, कितने हैं नंबर में और कौन से हैं। तो कितने हैं नंबर में स्टॉप कोडोन? 3 हैं। कौन से? UAA, UGA, UAG। तो इस तरीके से आपको इनके नाम याद रखने हैं। दूसरा देखो, ये जो नीचे वाली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो tRNA होता है, tRNA की देखो 2D स्ट्रक्चर भी होती है, 3D स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है। तो tRNA की जो 2D स्ट्रक्चर होती है उसको क्या मतलब 2D जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके समान होती है, किसके इक्वल होती है? तो 2D स्ट्रक्चर होती है क्लोवर लीफ की तरह, क्लोवर लीफ की तरह, ठीक है। जबकि 3D स्ट्रक्चर होती है इन्वर्ट एल की तरह, इन्वर्टेड एल की तरह, इन्वर्टेड एल की तरह, ठीक है। तो ये शेप याद रखना है आपको, ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो होती है उसके लिए क्या चाहिए, ATP की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, ATP चाहिए, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ठीक है। एनर्जी क्यों चाहिए, ATP क्यों चाहिए? क्योंकि ये एमिनो एसिड को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, है ना, उसको एक्टिवेट कर देंगे और वो आसानी से tRNA से लिंक हो जाएंगे, उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, देखो ये वाली जो साइड होगी ये तो कौन सी होगी, एंटीकोडोन, एंटीकोडोन, ठीक है, ये एंटीकोडोन वाली साइड होगी। और ये ऊपर ये जो tRNA है, tRNA, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, कोडोन आएगा, ट्रिपलेट कोडोन आएगा, जैसे कि GUC, ये कोडोन है, ये आएगा, ठीक है। tRNA के ऊपर, mRNA के ऊपर ये कोडोन होता है, ठीक है, और tRNA से ये लिंक कर जाएगा और ये एमिनो एसिड बनाएगा। जैसे कि अब ये वाला जो कोडोन है, ये वाला कोडोन मतलब GUC कोडोन कौन सा वाला एमिनो एसिड बनाएगा, ये बनाएगा वेलेनिन, वेलेनिन, ये वेलेनिन एमिनो एसिड को ही कोड करेगा, ठीक है। इसको नहीं देखना हमको क्योंकि तो एंटी कोडोन है ना, तो कोडोन को देखना है, तो यहाँ पे AUNG, ठीक है, इसी तरीके से UUU, ठीक है, ये होगा, mRNA इस कोडोन को लेकर आएगा। तो देखो AUG ये जो कोडोन है ये किसको कोड करेगा, मैथेनिन को कोड करेगा, मैथेनिन को कोड करेगा। जबकि UUU ये से पिछली क्लास में भी बताया था कि ये फेनिल एलेनिन को कोड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कोडिंग की प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन के अंदर। अब देखो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में देखो राइबोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो राइबोसोम्स जो है ये इसकी 2 सब यूनिट होती है, जो राइबोसोम्स है उसकी 2 सब यूनिट होती है। कौन कौन से सब यूनिट्स हैं कि देखो ये जो सब यूनिट्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में अलग होगी और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अलग होगी। आपने अगर सेल वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता है कि राइबोसोम्स ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मिलेगा हमको देखने को, ठीक है। तो देखो राइबोसोम्स के अंदर 2 सब यूनिट होती है, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम्स हो यूकैरियोटिक सेल्स में भी होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी अंदर होगा। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये S क्या है, S जो राइबोसोम्स की ये यूनिट है, सेडिमेंट्री इस यूनिट का नाम है। इस यूनिट की सहायता से ही राइबोसोम्स की जो संख्या होती है उसको काउंट की जाती है, ठीक है। तो ये S लगा हुआ होता है, जब भी हम राइबोसोम्स की संख्या के बारे में बताएंगे तो ये S लगा हुआ है, S इसकी यूनिट है, ठीक है, सेडिमेंट्री। तो देखो जो अब यहाँ पे अपने को देखो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कितने राइबोसोम्स मिलते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। तो इसकी 2 सब यूनिट होगी, 2 सब यूनिट कौन कौन सी होगी, 60S एंड 40S। 60 एंड 40 को अगर काउंट करेंगे तो 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, गलत है, 180। तो बस आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई गणित नहीं लगानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं 80S टाइप के होते हैं और उनकी 2 सब यूनिट होती हैं 60S एंड 40S। इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, 70S टाइप के, और इसकी 2 सब यूनिट कौन कौन सी होगी, 30S एंड 50S।
30S एंड 50S, ये आपको इसे याद रखना है। इसके साथ साथ ये जो राइबोसोम्स हैं हमारे, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोली जाती है। अब आप देखो, ये है आरएनए, ये पूरा आरएनए है, ठीक है, आरएनए की स्ट्रक्चर है ये वाला है हमारा आरआरएनए, और ये वाला है, ये बीच वाला है हमारा टीआरएनए, जबकि ये जो आपको नजर आ रहा है ये है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज लाने का काम करता है, ठीक है। ये एमआरएनए है, दिख रहा होगा आपको इतना तो क्लियर। ये ऊपर वाली पी साइट है और ये ए साइट है, ठीक है। पूरा आरएनए की स्ट्रक्चर है और इसमें दो साइड होती है, पी साइट और ए साइट। एमआरएनए ये क्या करता है, एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, कोडोन होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था। तो ये एमआरएनए के ऊपर कोडोन होते हैं और ये टीआरएनए से टीआरएनए के पास चले जाते हैं, और इसके पास क्या होता है, टीआरएनए की भी स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, है ना। तो वो जो एंटीकोडोन वाली जो उसकी आर्म्स होती है, एंटीकोडोन वाला जो लूप होता है ना, एंटीकोडोन और कोडोन के बीच में क्या हो जाती है, मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है आपस में। तो ये जो एमआरएनए कोड लेकर आया, कोडोन जो लेकर आया, उसको ये टीआरएनए रीड कर लेता है, ठीक है। आरआरएनए रीड करता है, वैसे टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को लेके जाना। तो अब ये जो कोडोन होगा, मतलब यहाँ पे होगा AUG, है ना, AUG ऐसा ट्रिपलेट कोडोन है जो कि क्या करता है, दो काम करता है। एक तो मेथिओनिन के लिए कोड करेगा, दूसरा क्या करेगा, ये प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, इनिशिएशन का काम करता है, इस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो ये आगे एमआरएनए के ऊपर है ये, ठीक है। तो इसके पास टीआरएनए के पास एंटीकोडोन होता है ना, तो ये इसको क्या करेगा, पहचान लेगा, और ये AUG किसको कोड करेगा, कौन सा एमिनो एसिड बनाएगा, मेथिओनिन बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेथिओनिन बन जाएगा, फिर ये टीआरएनए जुड़ गया, इससे टीआरएनए जुड़ गया और यहाँ पे मेथिओनिन बन जाता है। फिर ये मेथिओनिन ये पी वाली साइड पर शिफ्ट हो जाता है, फिर पी से ये मतलब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है, मतलब है ना, एमिनो एसिड की एक लंबी सी चेन बन जाती है, जो क्या करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। तो ये फर्स्ट डायग्राम, इसके अंदर एमआरएनए होता है, जिसपे ये क्या होता है, कोडोन होते हैं, और ये कोडोन टीआरएनए से मिलकर क्या करते हैं, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो अभी सेकेंड वाला जो डायग्राम है, इसके बाद सेकेंड वाला डायग्राम अच्छे से आप देखो अब ये एमआरएनए, इसके पास ये कोडोन AUG, ये कोडोन आया, ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ये टीआरएनए था, ये हमारा टीआरएनए था, ठीक है। और ये मेथाइल, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है मेथिओनिन, ठीक है। तो मेथिओनिन को कोड करेगा ये, जो अब ये साइड पे बन गया मेथिओनिन, अब ये पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। अब देखो, अब ये जो AUG, ये जो ट्रिपलेट कोडोन थी, इसने मेथिओनिन को कोड कर दिया, मतलब इसने मेथिओनिन एमिनो एसिड बना लिया। अब ये बन गया, तो अब अगर ये इधर रहता तो फिर दूसरा कोडोन कहाँ पे लिंक करता, तो इसलिए इसको शिफ्ट होना पड़ेगा पी साइड पे, ठीक है। शिफ्ट हो गया। अब देखो फिर दूसरा कोडोन आया UU, ट्रिपल U, ठीक है। और ये क्या है, टीआरएनए है, ये क्या है, टीआरएनए है ये हमारा। अब ये जो कोडोन है UUU, ये किसको कोडोन, मतलब ये कौन सा एमिनो एसिड बनाएगा, फेनिल एलेनिन। तो यहाँ पे बन गया ये फेनिल एलेनिन, ठीक है। ये PHE लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे MET लिखा हुआ है, ये फेनिल एलेनिन बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस तरीके से अब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोई नया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, फिर इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बन जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे इनके बीच में, क्या बन जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे इनके बीच में, ठीक है। इस तरीके से बॉन्डिंग हो गई इनकी। इसके बाद देखो आप, इस तरीके से बॉन्डिंग बन गई इनकी, ठीक है। ये मेथिओनिन और फेनिल एलेनिन के आपस में बॉन्डिंग बन गई, और ये आगे मतलब आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे, है ना। इस तरीके से मतलब अब जैसे ये दो एमिनो एसिड बने, इस तरीके से एमिनो एसिड की चेन बन जाएगी, और ये एमिनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस का अगर हमें आता है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, ये सारे डायग्राम तो आपको बनाने ही है, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको सारे डायग्राम बनाने हैं, है ना। प्लस आपको लिखना भी है, जैसे अब इसमें मैटर इतना लिखा हुआ नहीं है, बट आपको लिखना भी है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको समझते हुए तीन चार लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है,
आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। जीन एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा कि अब डीएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, मतलब जितनी भी जेनेटिकली इंफॉर्मेशन थी, है ना, वो सारी आ गई प्रोटीन के पास। तो अब ये प्रोटीन कहाँ वर्क करेगा? सेल के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर एक जनरेशन में, मतलब जब फादर के अंदर अगर किसी तरह की कोई डिजीज थी, ठीक है, जैसे उसको उनके फादर से मिली होगी, तो अब वही डिजीज के कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टर, है ना, डीएनए के थ्रू उनके आने वाली जनरेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ हेरिडिटी डिजीज है, एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर क्या होगा कि जो यूरिन होगा, यूरिन का कलर ब्लैक हो जाएगा, है ना, यूरिन का कलर ब्लैक हो जाएगी। कुछ डिजीज के नाम है, मतलब, है ना, एल्केप्टोन्यूरिया, जिसके अंदर एल्केप्टोन्यूरिया, इसके अंदर क्या होगा कि जो यूरिन होगा वो यूरिन का कलर ब्लैक हो जाएगा। डिजीज के नाम है ये बस। और दूसरी है एल्बिनिज्म के अंदर क्या होता है कि मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो मेलेनिन पिगमेंट होता है वो अब्सेंट होता है। आपने जैसे सूरजमुखी, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना सूरजमुखी पूरी तरीके से सफ़ेद बच्चे होते हैं ना, तो कहते हैं ना बहुत सुंदर है, मतलब उनको धूप में दिखाई नहीं देता, है ना, तो उनको एक डिजीज़ होती है। उस कौन सी डिजीज़ होती है? एल्बिनिज्म नामक एक डिजीज़ होती है, क्योंकि ये एज अ हेरिडिटी के कारण हुई उनको। और इसके अंदर क्या होता है? मेलेनिन नामक जो पिगमेंट होता है वो अब्सेंट होता है। और थर्ड डिजीज़ है देखो फेनिलकीटोन्यूरिया, जिसको हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था, फेनिलकीटोन्यूरिया। इसके बाद देखो बीडल एंड टेटम ने एक हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने बताया था कि एक जीन केवल एक एंजाइम को ही बनाता है, वन जीन वन एंजाइम, एक हाइपोथेसिस दी थी बीडल एंड टेटम ने, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने ये जो इनकी जो हाइपोथेसिस थी ये किसके ऊपर वर्क किया था, मतलब इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने न्यूरोस्पोरा के ऊपर, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, इन्होंने कौन सी हाइपोथेसिस दी थी उसका नाम याद रखना है, क्योंकि ये 1 मार्क के अंदर भी आ जाती है। अब देखो ये हमने देखा डीएनए से आरएनए का बना, आरएनए से प्रोटीन का बना। ये कहाँ देखा था? सेंट्रल डोग्मा के अंदर, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा वाली प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, है ना। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने न्यूक्लियोटाइड के बाद में सेंट्रल डोग्मा टॉपिक स्टार्ट किया था, वो अब जाके फिनिश हुआ है ना। उसी के अंदर क्या था? डीएनए का बनना, इसको सेपरेटली हमने देखा, रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस को अलग से देखा, ठीक है। फिर डीएनए से आरएनए का बना, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको भी हमने अलग से देखा। फिर आरएनए से प्रोटीन का बना, ट्रांसलेशन, इसको भी हमने अलग से देखा, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस हमने अच्छे से देख ली, है ना। ये जो पूरी प्रोसेस है ये है सेंट्रल डोग्मा वाली प्रोसेस। अब देखो ये जो आरएनए होता है ना, आरएनए से डीएनए का बनना, मतलब वापस, है ना, रिवर्स हो गया, रिवर्स प्रोसेस हो रही है आरएनए से डीएनए का बनना। जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तो हम कह रहे थे कौन सी प्रोसेस हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है तो यहाँ पर हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ये पाया जाता है रेट्रोवायरस के अंदर। किसके अंदर होता है ये? रेट्रोवायरस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है ओपेरॉन कंसेप्ट, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।